दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। आज एचटेट PYQ सीरीज़ में हिंदी का 11वां पार्ट सोल्व करेंगे। इससे पहले 10 कक्षाएं हो चुकी हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाके जो है देख सकते हैं पीछे। और तो देखने में ये आया है कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। 10 पेपर्स में देखना आप कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। हो नहीं तो उनके ऑप्शन चेंज करके या और दूसरी प्रकार से, तो कितना महत्व है पीछे के पेपर्स का। तो चलो, आज सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध छांटिए जो शुद्ध नहीं है। गुंजन, संगत, सन्यासी और संचय। गुंजन ये सही है, संगत ये भी सही है, सन्यासी ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? सन्यासी एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर अनुस्वार भी होगा और आधा नय भी होगा। इम्पोर्टेंट शब्द है ये, कई बार आता है और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सन्यासी, इसके ऊपर अनुस्वार यानी कि अंक की बिंदी जिसको बोलते हैं वो, और आधा नय भी। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ आधा नय है। संचय ये भी ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। प्रत्यय तो कौन सा नहीं है जिसके पीछे प्रत्यय नहीं जुड़ा? बुढ़ापा जुड़ा है, इसमें भी पा प्रत्यय। पीछे नहीं, ये तो अपने आप में एक जो रूढ़ शब्द है। अगला, अगला, इसमें भी जुड़ा है। भूखा, भूख, और आ प्रत्यय, इसमें भी आ प्रत्यय है। तो पीछे इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, तो ये प्रत्यय के योग से नहीं बना। चतुर्दश शब्द में समास का प्रकार है। चतुर्दश संस्कृत का शब्द है ये, और इसका मतलब होता है 14 है। इसमें समास का प्रकार कौन सा पूछा है? देखो कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और किस प्रकार से। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो हिंदी व्याकरण है वो टोटली संस्कृत व्याकरण से उठाई गई है। तो चतुर्दश जो संस्कृत का है, और जो काउंटिंग होती है संस्कृत की गिनतियाँ वहाँ से। तो इसमें अव्ययभाव समास नहीं, द्विगु समास नहीं। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने ही नियम बताया था कि जो है पहला पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में, और कई बार जो है बहुव्रीहि समास में भी आता है। तो न तो इसमें बहुव्रीहि समास है और न ही द्विगु समास। इसमें द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास, हाँ, कैसे कि चतुर्दश, इसका यदि हम करें तो 14 है, 4 और 10, ये तो बनेगा इसका विग्रह। 4 और 10, 10 और 14 नहीं, क्योंकि संस्कृत की गिनती में जो छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या का पद वो पहले आता है। तो इसलिए इसमें 4 और 10, और इसका यदि करें तो चतुश्चय, 10 इस प्रकार से ये हो जाएगा। बाकी हिंदी में पूछा है तो 4 और 10 बन जाएगा इसका, और ये बनेगा द्वंद्व समास। इम्पोर्टेंट है ये भी। सबके साथ एक सा व्यवहार करने के लिए उचित मुहावरा है, सबके साथ एक सा व्यवहार करना। अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये तो नहीं होगा इसमें। इसका मतलब ये होता है कि जो है कि जहाँ जिस राज्य में कोई भी हिसाब किताब ना हो, सभी वैसे ही एक लाठी से सबको हाँकना, ये हो जाएगा इसमें। एक लाठी से सबको हाँकना, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना। आटे के साथ घुन पिसना, ये भी इसमें हो जाएगा कि दोषी के साथ जो है निर्दोष भी जो है शामिल होना, या उसका वो भी अपराधी ठहरा जाना। सावन हरे नो भादो सूखा, तो इसका हो जाएगा कि सदा हर स्थिति में रहने वाला, एक स्थिति में रहने वाला। नेक्स्ट है, अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। अपनी प्रशंसा करने वाला,
तो ऑप्शन क्या दिए इसमें, आत्मवादी, आत्मश्लाघी, आत्मद्रष्टा और आत्मभू। आत्मवादी नहीं होता। आत्मवादी तो जो आत्मवाद ये एक दर्शन शास्त्र का विषय है। आत्मवाद जो आत्मा को मानने वाला होते हैं, ये नहीं होता। आत्मश्लाघी ये हो जाएगा इसमें। श्लाघ का मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य, और आत्म जुड़ गया, आत्मश्लाघ अपनी प्रशंसा करने वाला, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। आत्मद्रष्टा ये भी अपने आप को ही जो है ये कहिए कि अपने आप के बारे में चिंतन करने वाला। आत्मभू ये हो जाएगा स्वयं उत्पन्न होने वाला। नेक्स्ट देखिए, वृष्टि न होने पर सूखा पड़ने की खालिस्तान है। वृष्टि न होने पर सूखा पड़ने की खालिस्तान है, तो ये इसका जो है ना ऑप्शन के बगैर बता दूँ आपको। वृष्टि न होने पर सूखा, अब जो मैंने पहले बताया भी होगा शायद पिछले क्लास में, कौन सी में, कि जो नकारात्मक जो चीज़ होती है उसके लिए तो क्या आएगा, आशंका आ जाएगा उसमें, आशंका या शंका, सॉरी शंका नहीं, आशंका आएगा इसमें उसमें तो। और यदि पॉजिटिव के लिए हो, सकारात्मकता के लिए हो, तो उसमें आएगी संभावना। हालांकि ये दोनों ही भविष्य को दिखाती हैं चीज़ें, तो यहाँ आशंका आ जाएगी इसमें। वृष्टि न होने पर सूखा पड़ने की आशंका है। फिर भी जो है ऑप्शन देखते हैं, अपेक्षा नहीं आएगा इसमें, अपेक्षा तुलना करना होता है या आशा होती है, आशा ये भी नहीं आएगी इसमें। आशा तो आती है इसमें कोई सकारात्मकता के लिए, आशंका ये आ जाएगी इसमें, आशंका। संभावना भी नहीं आएगी, क्योंकि संभावना तो तब आती है यहाँ पे कि अब की बार अच्छी फसल होने की, ये वाक्य भी होता कि अब की बार अच्छी फसल होने की खालिस्तान है, तब यहाँ आता संभावना। आगे देखिए, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक को बताइए। तो बच्चे छत पर, अब पर आपको सभी कारकों के चिन्ह याद होने चाहिए। तो इसमें जो में और पर जो चिन्ह हैं वो अधिकरण कारक के हैं। में अलग है और पर अलग है, इकट्ठे नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चे छत पर खेल रहे हैं, अधिकरण कारक। कर्ण कारक नहीं होगा, संप्रदान भी नहीं है, अपदान भी नहीं है, अधिकरण कारक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध करके छांटिए। तो आयुष्मान ये तो सभी को ही पता होगा, हमेशा जो है यूज करते हैं इसको। तो आयुष्मान ये हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, आधा प वाला से और न हलंत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, मीठा शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनेगी। मीठा शब्द से जातिवाचक संज्ञा। अब मीठा जो है विशेषण है, विशेषण से संज्ञा बनी यहाँ पे, और इसमें कौन सी बनेगी, आस प्रत्यय के योग से। आस प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें मीठा में, तो ये जो है मिठास बन जाएगा, और मात्रा हो जाएगी इसमें मैं को छोटी, तो ये बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। मीठा प्लस आई प्रत्यय के योग से मिठाई, ये बन जाएगी जातिवाचक संज्ञा। क्यों, जितने भी मिठाई हैं वो अपनी ही जाति का बोध करवा देंगी, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी आई प्रत्यय के योग से। इसमें भी मात्रा छोटी हो जाएगी मैं को। पन प्रत्यय के योग से, पन तो ये इसने जो है ना वैसे दे दिया, ये भाववाचक संज्ञा बनाती है इसको, लेकिन मीठा के साथ जुड़ के पन नहीं बनेगी, मीठापन नहीं होता, मिठास होती है भाववाचक संज्ञा। जैसे अपना प्लस पन, अपनापन, यहाँ पे हो जाता मतलब भाववाचक संज्ञा, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, वह तो विभीषण निकला, रेखांकित पद में संज्ञा का प्रकार है। ये देखो भाई, वह तो विभीषण निकला रेखांकित पद में संज्ञा का प्रकार है, पूछ रखी कौन सी है। अब जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की है, जो बच्चे हिंदी से अच्छे से नहीं जुड़े हैं, वो करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि विभीषण ने नाम सुन लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कैसे होगा बताऊँ आपको एक बार मैं। तो ये ऐसे होगा कि कोई भी मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के कारण या गुण दोष के कारण इतना प्रसिद्ध हो जाए कि उसके अलावा लोग और कोई व्यक्ति भी उसके अनुसार ही कोई काम करे तो उसको भी वही कहने लग जाए। जैसे उदाहरण के लिए समझाऊँ मैं आपको, वाक्य से समझ में आएगा कि जयचंद एक राजा होता था, और उसने जो है उसने गद्दारी की थी उस समय युद्ध में।
पूरा इतिहास तो मुझे मालूम नहीं है, तो वो गद्दार कहलाया। तो अब भी जो है ना कोई देश के प्रति गद्दारी करता है या फिर वो कोई ऐसा कोई किसी के साथ दगाबाज होता है, उसको हम जयचंद बोल देते हैं। इस प्रकार से जयचंद तो सिर्फ वो एक था, लेकिन अपने उस अवगुण के कारण जो है वो इतना विख्यात हो गया। नहीं सॉरी, कुख्यात ही कहेंगे उसको, विख्यात तो नहीं कहेंगे, क्योंकि विख्यात तो अच्छे कार्य के लिए होता है। तो इतना जो है ना वो प्रसिद्ध हो गया कि जो भी व्यक्ति अब गद्दारी करता है या इस देश के प्रति द्रोह की भावना रखता है, उसको हम जयचंद कहते हैं। एक उदाहरण और दें इसी प्रकार का, कि जैसे आज भी हमारे देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है। भगत सिंह तो एक था जिसने जो है ना अपने आप को जो है ना बलिदान कर दिया था देश के लिए। लेकिन अब भी जो भी युवा वर्ग में से कोई भी बच्चा या कोई भी युवा शक्ति ऐसा करते हैं कि देश के प्रति अपने आप को न्योछावर करने की भावना रखते हैं, उनको भी जो है कहते हैं कि मतलब आज भी देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो व्यक्तिवाचक नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे से। नेक्स्ट है, जिन शब्दों के स्रोत का पता नहीं वे कहलाते हैं। स्रोत का पता नहीं यानी कि जो कहाँ से आए उनका पता नहीं, तो जो है वो देशज शब्द कहलाएंगे, देशज या देसी शब्द। तत्सम, तत्सम तो संस्कृत से आए हिंदी भाषा में। तद्भव, तद्भव जो है मतलब तत्सम से मतलब सॉरी ये संस्कृत से इनका बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में आया, और तत्सम जो है एज इट इज़ हिंदी में आ गई। देशज ये होते हैं ये विदेशी जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, उर्दू, फारसी और ये जो है अंग्रेज़ी भाषा से, उनको विदेशी बोलेंगे, तो इसका देशज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपेक्षा का विलोम बनेगा। अव उपसर्ग के योग से नहीं, अव अपेक्षा बनेगा नहीं बनेगा, ये तो उप उपसर्ग के योग से इससे बन जाएगा उपेक्षा। अपेक्षा होता है आशा करना या जो है किसी की मतलब प्रशंसा करना या किसी से आशा रखना, और उपेक्षा निंदा करना। परा के योग से भी नहीं बनेगा, वी के योग से भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में शब्दों का वही क्रम है जिस कर्म में वे शब्दकोश से मिलते हैं। अब इनका क्रम पूछा गया है। देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ प्रश्न ये, और मैंने जो है ना पीछे कौन सी कक्षा में समझाया था इसको अच्छे से, तो देख लेना इसमें। वैसे इसका देखते हैं एक बार, नलिनी, नवग्रह, नशा और नश्वर। तो ये देखो नलिनी, यही ऑप्शन ठीक बताया इसने। तो कैसे बताया इसमें, नलिनी, नवग्रह, नशा और नश्वर। ल सबसे पहले आता है, य र ल व, इसमें फिर व दे दिया, इसमें फिर श दे दिया, और इसमें आधा श दे दिया। तो सबसे पहले ल आया, तो यहीं से जो है पहला और में ल है ही नहीं, ल से पहले इनमें कौन सा वर्ण होता तो फिर देखते, तो ये हो जाएगा इसमें। अब खड़ाऊ, खरोंच, खमीरा, खल। खड़ाऊ ड़, र बाद में आया है मी। हाँ ये मी इससे पहले आना था, मी इससे पहले आना था खरोंच से, ये भी गलत हो गया। चंद्रहास, चकोरी, चक्रांक, चक्का। चंद्रहास, चकोरी, चक्रांक, हाँ चक्रांक। देखो पहले इससे पहले चकोरी से पहले चक्रांक आना था, क्योंकि मैं जो है ना जो शुरू होता है वो अंक से शुरू होता है। अब कै का शुरू हो गया तो पहले इससे शुरू होना था ये क्रांक वाला, और वैसे भी आ से होना था ये। और उसके बाद भारी, भाल, भारत और भाषा, इसमें क्या गलत है, भारी, भाल, भारत और भाषा। भाषा, भारत, भारतीय सबसे लास्ट में आना था, इसलिए ये सभी क्रम इस प्रकार से होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, ये तो शायद गद्यांश के आ गए, इसको करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। आर्द्र से आर्द्रता बनना उदाहरण है। आर्द्र, आर्द्र शब्द है विशेषण, और आर्द्रता बनना, तो आर्द्रता क्या है वैसे ही बता देते हैं। आर्द्र तो विशेषण है, और आर्द्रता बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण से संज्ञा बनना, संज्ञा से विशेषण नहीं बना, संज्ञा से संज्ञा बनना नहीं, ऐसे नहीं होगा।
सच्चे जीवन के लिए ये देखो भाई लास्ट क्वेश्चन इसका, और तो इसमें सारे वही हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है, ऊष्म ध्वनि, तो ऊष्म ध्वनि पहले बता देता हूँ मैं एक बार कि जो तीनों तो श हो गए और एक है, ये हिंदी भाषा में जो है ऊष्म ध्वनियाँ हैं। तो त, रे, फ और श, ये इसमें स हो जाएगा, इसमें स हो जाएगा। ऊष्म ध्वनियाँ कौन सी? जिनके उच्चारण करते समय जो है मुंह से गर्म हवा निकले, रगड़ खा के गर्म हवा निकले। गर्म हवा तो फे में निकलती है, फे में, अब होगे सर फे में निकलती है नहीं, लेकिन अंदर से जो है अनेक प्रकार के जो है मुख के अवयवों को छूकर जिह्वा जब रगड़ खा के बाहर निकलती है और गर्म हवा निकलती है, वो होते हैं ऊष्म ध्वनियाँ बोलते हैं उनको। अब ये क्वेश्चन है जरा जरा शब्द का सही अर्थ है, दोनों दे दिए, एक जरा और दूसरा। अब ये दूसरा जरा है, इसके नीचे एक देखो ये नुक्ता है, ये वाला, इसको बोलते हैं नुक्ता, जो बिंदु होता है, और इसकी पहचान ये होती है कि ये विदेशी भाषा का शब्द होता है ये। तो जरा जो ये हिंदी भाषा का है, तो हिंदी भाषा वाले का तो मतलब होता है जरा का मतलब थोड़ा, नहीं सॉरी, जरा का मतलब बुढ़ापा, और इसका होता है जरा थोड़ा। तो इसमें देखो थोड़ा बुढ़ापा, इसने उल्टा दे दिया, इसका थोड़ा दे दिया, कुछ थोड़ा, बिल्कुल गलत है, बुढ़ापा थोड़ा, ये हो जाएगा इसमें। एक जरा का मतलब बुढ़ापा अपने हिंदी वाले का, और जो विदेशी वाला जरा है उसका थोड़ा। और आगे देखो, आभूषण का पर्याय शब्द नहीं है। आभूषण, जो आभूषण शब्द है उसका पर्याय नहीं पूछा है। अलंकार होता है इसका, विभूषण भी होता है, भूषण भी होता है, हार नहीं होता। हार तो अपने आप में एक आभूषण हो गया, अपने आप में एक आभूषण का प्रकार हो गया, जैसे जो गले का हार होता है वो, तो इसका यही नहीं है। तद्रूप का में संधि का प्रकार रहेगा, कौन सा है तद्रूप में? स्वरगुण, स्वरयण, व्यंजन और विसर्ग। तो इसमें स्वरगुण, स्वरयण ये नहीं है, विसर्ग भी नहीं है, व्यंजन संधि है। अब कैसे है देखो भाई, इसका पहले संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद होगा इसमें तत् प्लस रूप, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अब क्या नियम है, कौन सा नियम लागू हुआ कि जब भी कोई किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि घोष वर्ण आ जाए, घोष वर्ण आ जाए, तो जो घोष वर्ण है वो इसको भी घोष बना देगा, अर्थात अपने से तृतीय में इसको, अपने से तृतीय वर्ण में बदल देगा इसको। कैसे भी कह दो कि प्रथम, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि घोष वर्ण हो तो यह अपने में, अपने से तृतीय में बदल जाएगा। तो तृतीय में कैसे? त, थ और द अनंत हो जाएगा, क्योंकि ये अनंत है। तो इसका बन जाएगा तद्रूप, इसका बन जाएगा भाई तद्रूप, ये वाला। तो इसमें तद्रूप व्यंजन संधि है। नेक्स्ट देखो, बे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है, यानी कि बे उपसर्ग जो है कौन से शब्द के साथ ठीक नहीं लगा। बेफिक्र सही है, बेफिजूल ये गलत है भाई, बेफिजूल, क्योंकि ऐसा है कि फिजूल शब्द के साथ बे उपसर्ग नहीं लगता। फिजूल ही अपने आप में जो है एक इस प्रकार का शब्द है, अपने आप को पूरा करता है ये बगैर उपसर्ग के। इसके आगे जो है बे उपसर्ग नहीं लगेगा। बेचारा, बेचारा ये भी सही है। बे रोक टोक यहाँ भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जो अशुद्ध है, उद्वहन, उद्वहन होता है ये, उद्वहन का मतलब होता है कि संभाले रखना या संभालना, इस प्रकार से। उद्धात, ये उद्धात नहीं होता, उद्धत होता है ये, उद्धत, उद्धत मतलब उदंड और अखड़पन का स्वभाव वाला वो होता है ये उद्धात।
फिर एक यदि कहेंगे तो उदात्त होता है, उदात्त हो जाएगा, मतलब उदार हृदय व्यक्ति, जिसके मन में जो है सभी के प्रति एक कल्याण की भावना हो, वो कह सकते हैं इसको। तो इसमें अशुद्ध यही लग रहा है मुझे। उद्घोषणा जो हो चुकी है ये भी ठीक है, उद्भव ये प्रकट होना ये भी सही है, तो ये उदात्त हो जाएगा, ये गलत है इसमें। नेक्स्ट है, जिस पर किसी का उपकार हो, वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिस पर किसी का उपकार हो, किसी का उपकार हो तो वो हो जाएगा उपकृत। उपकृत व्यक्ति होता है वो, जिस पर उपकार किया गया हो उसे बोलेंगे उपकृत व्यक्ति या उपकृत। और जिसने उपकार किया हो उसको वो कहलाएगा उपकारी। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन उपकारी दिया, इसने उपकारी दे दिया, तो ये होगा जिसने उपकार किया है किसी के ऊपर, उपकृत। और उपकृत वो हो गया जिसके ऊपर उपकार किया है। कृतज्ञ होता है जो किए हुए उपकार का जो है वो एहसानमंद रहे। और परोपकारी का मतलब होता है जो दूसरों के लिए उपकार की भावना रखे, ये उपकार करता हो। तो ये थे साथियों आज के प्रश्न। यदि कक्षा आपको अच्छी लगी हो और ये लग रहा हो कि हाँ यहाँ से कुछ हमें कंटेंट बढ़िया मिल रहा है, तो जो साथी नए देख रहे हैं, नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर करें। लाइक भले ही करो या ना करो, लेकिन अपने साथियों को शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना जो है कुछ करवाया जा रहा है यहाँ पे। और देखना यहाँ से जो है ना बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।